आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे कलाम आरएस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमने ऑलमोस्ट PYQs जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमारा 2021 का जो नवीनतम आरएस मेंस हुआ है उसके PYQs अभी बाकी है, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 10 नंबर वाले। और इससे रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो PYQs जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना उनका, तब हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। अब इस पेपर को देख के 2-3 मोटी चीज़ें जो पता चली है। पहली चीज़ कि ये पेपर बहुत ही जनरल था, बहुत ही मतलब ऊपर के स्तर की सवाल ही पूछे गए थे, सीधा सीधा क्वेश्चन सिलेबस से बना था। दूसरा, जो टर्म्स जो हमारे दैनिक बोलचाल में या सुनने में आई हुई है वही टर्म्स पूछी गई, जैसे RFID, OTT, क्रिप्टो करेंसी, तो सीधे सवाल वहीं से बने हैं। तो इसीलिए साथ साथ में आप लोग जो है करंट अफेयर्स की जब तैयारी करते हैं तो उसमें जो भी टॉपिक साइंस के अपने सिलेबस से रिलेटेड है उसको वहीं से कवर कर लीजिए। ज़्यादा पोर्शन जो है इस बार प्रौद्योगिकी का था, क्योंकि दौर भी प्रौद्योगिकी का था। कोविड के बाद में प्रौद्योगिकी ने अपना एक अलग दौर वो देखा है। OTT प्लेटफॉर्म्स और RFID टैग, ये सब जगह जो है हर जगह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। इसीलिए RPSC ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स की जहाँ से भी तैयारी करते हैं, उन करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ हमारे इस सिलेबस से रिलेटेड है, उसके सिलेबस के पार्ट है, उसको तुरंत हमारे जो भी साइंस के आपके नोट्स है उसमें लिख दीजिए, क्योंकि यही सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, सीधे क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन और विखंडन में को विभेदित करना था, डिफरेंस बताना था। ठीक है, नाभिकीय संलयन है और विखंडन है, इनको हमें विभेदित करना था। कई लोगों ने यहाँ पे इनकी परिभाषाएं लिख के इस क्वेश्चन को सही मान लिया होगा, छोड़ दिया होगा। ठीक है, हाँ मानता हूँ कि परिभाषा से ही अपने आप स्पष्ट हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे परिभाषा की बजाय ध्यान देना है वो डिफरेंसेस पे देना है। इसलिए कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैंने ऐसा लिखा है और मेरे मार्क्स नहीं आए, तो वो जो है वो गलतियाँ हम लोग नहीं करें। क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, बार बार कहता हूँ विभेदित करना है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? संलयन यानी 2 नाभिकों का जुड़ना, और विखंडन यानी एक नाभिक का टूट के 2 नाभिक बनना। ठीक है, तो बड़ा नाभिक अगर टूट के 2 छोटे नाभिक बनाता है तो विखंडन हो गया। संलयन कब होगा? जब 2 छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाता है। अब आप लोग जानते हैं कि नाभिक में जो है 2 नाभिक जो है दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, और नाभिकों को पास में लाने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब हम 2 नाभिकों को जोड़ते हैं उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, जो जनरली जो नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है उस लेवल की एनर्जी ज़रूरत होती है, वो क्योंकि वो प्लाज्मा स्टेट में आएगा तभी वो जो है संलयित हो पाएगा। तो नाभिकीय संलयन से पहले नाभिकीय विखंडन जितनी ऊर्जा आवश्यक है, और नाभिकीय विखंडन के लिए क्या है, उस पर न्यूट्रॉन की बारिश होती है या न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करते हैं, उससे क्या है कि वो उत्तेजित हो जाता है और टूट जाता है। तो ये आपके मोटे मोटे तौर पे नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में पता है। देखिए, नाम से कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। इंग्लिश में तो कन्फ्यूजन होगा फिजन और फ्यूजन में, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है इसमें देखिए, विखंडन यानी टूट रहा है और संलयन यानी मिल रहा है। मिलन कर दीजिए इसको, मिलन संलयन समलयन। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। विखंडन का याद रहेगा तो संलयन अपने आप क्लियर हो जाएगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसका, जो विज्ञान के मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, आर्ट से आते हैं, रट लेते हैं, फिर एग्जाम में जाते ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग हिंदी वाले जो पोर्शन है उसको देख लो तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग अपने आंसर में देखते हैं कि क्या क्या लिखना है उसमें। ज़्यादा मत लिखिए, जो 2-3 पॉइंट्स जो है वो लिख लीजिए, कोई भी आपको जो है इंपॉर्टेंट लगे वो वाले। जैसे 2 छोटे नाभिक संलयित होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, नाभिकीय संलयन जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलता है हमें। सूर्य की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलके हीलियम बना रहे हैं निरंतर, तो वो संलयन जो है हम प्रकृति में देखते हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन जो है वो प्रकृति में नहीं होता है। ठीक है, वरना परमाणु बम तो हर जगह फूट रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए विखंडन नहीं होता, रेडियो एक्टिव क्रियाएं होती है। जो अस्थिर नाभिक है वो थोड़े से टूट के रेडियो एक्टिव क्रियाएं करते हैं, अल्फा बीटा क्षय, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है।
तो रेडियो एक्टिव क्षय अलग चीज़ है, विखंडन अलग चीज़ है। विखंडन में दो जो एक बड़ा नाभिक है जो दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटेगा, और क्षय में जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है उसमें छोटा सा पार्ट हट के अलग होता है स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ये प्राकृतिक रूप में हमें नहीं मिलता नाभिकीय विखंडन। तीसरा आ जाते हैं, जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम वो होता है नाभिकीय संलयन का उदाहरण, और परमाणु बम जो है वो है विखंडन का उदाहरण। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है नाभिकीय संलयन में तुलनात्मक रूप से कई गुना ज़्यादा एनर्जी जो है उत्सर्जित होती है, और विखंडन में जो है कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे, और ये वाला हमारा आंसर होता है यहाँ पे मॉडल आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधा पूछा गया है क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा है, कृत्रिम मधुरक और वो वाले पार्ट जो है उसमें पूरा दिया हुआ है। तो फसलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसकी क्या भूमिका होती है। फल जो होते हैं ना वो अब क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है और उनको जो है कहीं दूर से भी पहुंचाना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अमेरिका में बैठा है, उसको आम खाने हैं, तो अमेरिका में आम कम होते, भारत के आम अच्छे हैं, अल्फोंसो आम है, अब यहाँ से वहाँ पे भेजना है, ठीक है। या तो एरोप्लेन से भेजिए, एरोप्लेन से भी भेजेंगे तो एक दिन तो लग ही जाएगा, ऑलमोस्ट 24 घंटे, और 2 दिन लग जाएंगे अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है। नहीं, बड़ी मात्रा में भेजना है तो बड़ी मात्रा में कैसे जाएगा, शिप से जाएगा। अब इतने टाइम तक जाएगा, तो अगर पके हुए आम भेज दिए तो वो तो तब तक सड़ जाएंगे, तो वहाँ कोई काम नहीं आएगा। अब क्या करें, अब ये करते हैं, यहाँ के जो उत्पादक होते हैं वो ये करते हैं कि फलों को कच्चा ही, जैसे फल अपनी पूरी साइज में आ जाता है उसी समय कच्चा ही तोड़ देते हैं, ठीक है। कच्चा ही तोड़ के उनको बॉक्स में पैक कर देते हैं, और साथ में कैल्शियम कार्बाइड और ऐसे जो है केमिकल वहाँ पे उसके साथ में डाल देते हैं। अब ये केमिकल उनको पकाते हैं। पकाते कैसे हैं, देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो है वहाँ पे वातावरण में और फलों में जो भी नमी जो है निकलती है ना, उस नमी को एब्जॉर्व करता है और यहाँ पे बना लेता है एसिटिलीन। जनरली जो फल पकते हैं अपने आप नेचुरली, वो कैसे पकते हैं कि पेड़ में जैसे फल लगा हुआ है, जैसे ही उसके पकने का टाइम हुआ है तो उसमें जो है पेड़ अपने आप इथाइलिन उत्सर्जित करता है। इथाइलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो उसकी उपापचय क्रियाओं को, फ्रूट की उपापचय क्रियाओं को ये संदेश देता है कि अब पकने का टाइम आ चुका है। तो आप अपने जो जैसे हरे से पीला रंग लेना, स्वाद में चेंज होना, तो वो वाली जितनी भी उपापचय क्रिया आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक संकेत होता है, ये ऐसा हार्मोन होता है जो इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो अब इथाइलिन तो नहीं बना सकते, तो हमने क्या कर दिया, एसिटिलीन डेवलप कर दिया CaC2 से, ठीक है। तो इस प्रकार वो एसिटिलीन भी सेम मैकेनिज्म से इनको उत्प्रेरित करता है और वो फल जो है पक जाते हैं, अपने आप बॉक्स में पक जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका हमको यहाँ पे लिखना है कि और इसकी भूमिका क्या होती है। लेकिन अभी जो है कुछ डॉक्टरों और मेडिकल साइंस के जो लोग हैं उन्होंने ये माना है कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ इसमें करना जो है और इससे पके हुए फलों को हमें खाना जो है हमारे लिए हानिकारक है। ये कैंसर भी कर सकता है और भी जैसे पेट की बीमारियां का कारण बन सकता है। तो ये भी हमें थोड़ा सा अगर हम लोग मेंशन कर देते हैं आंसर में तो हमारा सही हो जाता। तो हमें आंसर यहाँ पे क्या लिखना था कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 आर्द्रता या नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन बनाता है जो फलों को पकाने हेतु प्राकृतिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, एथाइलिन के समान ही फलों को पकाता है या वो समान ही कार्य करता है, किंतु यह मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ऐसा आप संकेत कर दीजिए, नहीं भी लिखते चलता, ये वाला पोर्शन आपको लिख लेते तो आपका हो जाता क्वेश्चन सही। इसमें आप हो सकता है अभिक्रिया भी एक लिख सकते थे कि CaC2, ज़रूरी नहीं है हमें मतलब पूरी आनी चाहिए। H2O आर्द्रता क्या होती है, H2O होती है, ये बन जाता हमारे C2H2 प्लस CaOH, ऐसा कुछ बना लो, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हम लोगों को लिखनी थी, तो इसको हम लोग वैसे अगर लिख लेते तो और अच्छा होता, नहीं लिखते तो भी चलता। ये वाला पोर्शन हमको वहाँ पे लिखना था और हमारे पूरे 2 नंबर हो जाते, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए सीधा, क्योंकि उस समय चर्चा में था OTT प्लेटफॉर्म्स आफ्टर कोविड-19, सिनेमा घर बंद हो चुके हैं और लोगों को जो सिनेमा से जोड़ के रखा है वो OTT प्लेटफॉर्म्स ने दिया है, ठीक है। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार और भी जियो सिनेमा हो गया, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओवर द टॉप, मतलब जो ट्रेडिशनल वेज है
ये सिनेमा, मूवी, ये टीवी और इन सब को देखने का, उसके ऊपर ओवर द टॉप जो है ये प्लेटफॉर्म्स हमें सुविधा प्रदान करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते थे, पहले जब टीवी का टाइम है, ठीक है, और सिनेमा साथ साथ में चल रहा है सिनेमा हॉल में, उस समय क्या होता था कि सिनेमा हॉल में मूवी लगी उसी टाइम आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर टीवी पे कभी आ रही है, फिक्स उसका प्रोग्राम होता था, हम लोग अखबार में देखते थे कि आज जो है इस चैनल पे इतने बजे ये मूवी आएगी, ठीक है, तब हम लोग देख पाते थे। तो ये हमारी चॉइस और हमारे टाइम के लिए सही नहीं था, हमको अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाना पड़ता था कि ये अगर मेरी फेवरेट मूवी है या ये अगर मेरा सीरीज़ है, टीवी सीरीज़ धारावाहिक कोई है वो मेरा फेवरेट है, तो मुझे वो टाइम जो है अपना बचाना है। अब क्या हुआ कि इंटरनेट ने ये सुविधा प्रदान कर दी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी सीरीज़ हो, चाहे वेब सीरीज़ अभी नए आए हैं जो सिर्फ वेब जो इंटरनेट पर ही प्रसारित होती है या इंटरनेट पर ही लॉन्च होती है, वो भी हुआ, चाहे वो न्यूज़ हुई, तो वो सारी चीज़ें जो है इन वीडियो और ऑडियो कंटेंट्स के रूप में इन प्लेटफॉर्म्स पे डाल दी जाती है। और जो आदमी इनको देखना चाहता है उसको DTH या मतलब कनेक्शन, टीवी कनेक्शन इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है और इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, वो दे दो। कुछ OTT प्लेटफॉर्म फ्री में भी है, लेकिन उसमें जो है एड्स आती है, तो वो अपना रेवेन्यू ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन चार्ज देने के बाद में हम उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा इन्होंने हमारे को दी है। तो ये हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हमें लिखना था। अब लिखते वक्त, अब सबको पता था OTT प्लेटफॉर्म क्या है, लेकिन लिखते वक्त लैंग्वेज क्या हो, क्या ऐसी लैंग्वेज हो जो कम शब्दों में हमें यहाँ पे इसको परिभाषित कर सके। अब देखिए यहाँ पे देखिए, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट आधारित ऑडियो वीडियो कंटेंट होस्टिंग, मतलब उनको वहाँ रखता है ताकि आप कभी भी देख सकते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये पूरी परिभाषा आपकी हो गई, इसमें सारी चीज़ें शामिल हो गई। फिर सब्सक्रिप्शन शुल्क लेकर ग्राहक को फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी धारावाहिक तथा स्वनिर्मित कंटेंट को कभी भी और कहीं भी देखने की, ये देखने की या देने की नहीं है, यह देखने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। इसमें जो मैंने चीज़ें कही है वो सारी कवर हो गई। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, तो इस तरह की लैंग्वेज अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तभी इफ़ेक्टिव भी होगा और आएगा। लेकिन ये लैंग्वेज तुरंत वहाँ पे नहीं आएगी, मेरे भी नहीं आएगी, मेरे को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। और आपने अगर तैयारी की है और आपके सिलेबस में सीधा दिया हुआ है OTT या AI दिया हुआ है, या उनकी आपने परिभाषा खुद ने तैयार नहीं की पहले से, तो आप एग्ज़ाम में वैसा नहीं लिख पाएंगे और आप फिर वहाँ पे गलती कर रहे हैं। इसीलिए सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ये साफ दिख रहा है कि सीधे सिलेबस से जो टॉपिक है वो उठा के दे दिया। तो ये आप क्या ऐसे हो गए इसका आंसर, और इसमें आपके मार्क्स सीधे के सीधे आ जाते। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन सीधा आपके सिलेबस में है, RFID टेक्नोलॉजी। RFID टेक्नोलॉजी आप सब ने यूज़ की है। जब भी आप कहीं पे भी गाड़ी से जाते हैं और हाईवेज़ पे, तो टोल नाका जो आता है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, वो रेड सिग्नल होता है, फिर आपका टैग जो होता है RFID टैग, वो वहाँ ऊपर रीडर लगा होता है, वो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है, आपके टैग में से जो सिग्नल वापस जाता है और उस सिग्नल को रीड करता है, और रीड को उस सिग्नल से जो सूचना प्राप्त हुई उसको डेटाबेस से मैच करके और वो टोल कट जाता है और वो गाड़ी आपकी जाने के लिए तैयार हो सकती है, उसका ग्रीन सिग्नल हो जाता है और बैरियर हट जाता है। तो ये जो है उसका मैकेनिज़्म है RFID टेक्नोलॉजी। आप सबने देखा है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, पूछा क्या गया है, RFID तकनीक का मूल सिद्धांत पूछा गया है। हमें ये नहीं बताना है कि RFID टेक्नोलॉजी क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है, और इसके 2 उदाहरण देने हैं। 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर 2 उदाहरण के हो गया, 1 नंबर मूल सिद्धांत का हो गया। तो मूल सिद्धांत इसका क्या है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम, उसका यूज डेटा ट्रांसमिशन में करता है, ठीक है। और डेटा ट्रांसमिशन कहाँ से करता है, तो जो एम्बेडेड कार्ड होता है जिसमें सूचना संग्रहित है, उस कार्ड से ये सूचना लेता है और डेटाबेस से कलेक्ट करता है। तो ये वाला हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। RFID फुल फॉर्म लिखो नहीं लिखो चलेगा, फुल फॉर्म लिख दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मूल सिद्धांत
नॉन कॉन्टैक्ट वायरलेस रेडियो आवर्ती सिग्नल के द्वारा डिजिटली एम्बेडेड सूचना को प्राप्त करना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि ये इंग्लिश वर्ड्स क्या हम देवनागरी में लिखे हैं या फिर डायरेक्ट इंग्लिश में लिखे। देखिए, देवनागरी में हमने लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि साइंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी अभी तक हम लोगों ने मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ, उनके इंग्लिश वर्ड्स को ही हम लोग सीधा का सीधा यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसमें लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पर भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं और आपने सारा जो है इंग्लिश का वर्ड्स लिख लिया। तो ये मिसकंसेप्शन रहता है कहीं के दिमाग में, तो आप इससे चिंता में मत आइए क्योंकि ये प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके जो उनके कीवर्ड्स है वो इंग्लिश में ही है, उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ और ट्रांसलेशन करने वाला भी कोई नहीं है अभी, तो उनको ज्यों का त्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं डिजिटली एम्बेडेड, या एम्बेडेड को कूट रचित लिख लो, पर वो थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, ये इजीली समझ में आता है। डिजिटली एम्बेडेड सूचना को प्राप्त करना जो RFID टैग या स्मार्ट लेबल में संग्रहित हो। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। किसके द्वारा? रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। क्या करता है? उससे जो है सूचना प्राप्त करता है। कहाँ से? जिस कार्ड में संग्रहित है। बस इतना लिखना है, हो गया। उसके बाद में उपयोग में आपने जैसे हो गया फास्टैग टोल टैक्स संग्रहण में आ गया, सीधा लिखा। एक तो लिखना कि टोल टैक्स संग्रहण में, ये थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी लिख दो ताकि अच्छे से समझ में आए और कम वर्ड्स में पूरा आपका जो बताना चाह रहे हो वो क्लियर हो जाए। दूसरा, आप लोग मॉल आदि में गए होंगे, तो मॉल में क्या होता है, जैसे कपड़े वाला है कोई, ये शॉपो स्टॉप या कुछ, वहाँ गए होंगे तो वहाँ पे कपड़े टंगे रहते हैं वहाँ पे, उसमें से जो पसंद आया उठाओ और बिल काउंटर पे जाओ। कुछ लोगों के आइडिया आया होगा कि अगर मैं सीधा निकल जाऊँ तो कैसे पकड़ा जाऊँगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं होते, ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ पे भी RFID टैग होता है। वो टैग जो है जब तक वो बिल काउंटर पे जाते हैं वो निकालता नहीं है, तब तक दरवाजे से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा और सायरन बन जाएगा और आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों के साथ स्टार्टिंग में हुआ भी है ये सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने ये ट्राई करने की कोशिश की और यह खुराफाती आइडिया आया भी था। और कुछ लोग अभी भी ये करते हैं कि वो टैग को ही फाड़ देते हैं, तो कपड़ा फट भले जाए ले जाते हैं कुछ लोग, असामाजिक तत्व जो होते हैं। तो इसलिए इसको भी लिख सकते हैं मॉल आदि में, वस्तु प्रबंधन में। और कहाँ यूज हो सकता है, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा कोई पशुओं के प्रबंधन में, पशु बहुत जगह पहले जैसे चरवाहा, अभी भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है तो चरवाहा उनको चराने जाता है तो एक एक को रखता है, लेकिन अगर कोई बड़ी लेवल की जैसे गौशाला या वहाँ पे पशुओं के जानकारी RFID टैग लगा दिया और सबके कानों में या कहीं पे भी, तो वो जैसे ही पशु के आज जैसे 200 पशु बाहर गए और 198 ही आए, बाकी 2 कौन से रह गए, तो वो उनकी टैग से पता चल जाएगा कि हाँ 2 टैग ये नहीं आए अभी तक। तो ऐसे भी पशु प्रबंधन में, लाइव स्टॉक प्रबंधन में हो सकता है। खाद्य पदार्थों के जो है मूवमेंट में, उनको मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए उसमें भी हो सकता है। और भी अन्य जो वस्तुओं का जो आवागमन होता है, ट्रेस होता है, उसको ट्रैक और उनका कहाँ पे लोकेशन है वो चीज़ पता करने के लिए ये सारी जगहों पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। बाकी नोट्स का एक अफवाह भी आप लोगों ने सुनी थी, 2000 के नोट में RFID टैग है, तो हो सकता है कि आगे उस जो काउंटर फिटिंग होती है, जो मतलब नोटों का जो नकली नोट छपते हैं, उनसे बचने के लिए भी RFID टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं किया जा सकता क्योंकि थोड़ी सी महंगी भी है। थोड़ा इसमें और बता देता हूँ कि RFID टैग 2 टाइप के होते हैं, एक पैसिव टैग होता है, एक एक्टिव टैग होता है। पैसिव टैग में कोई बैटरी नहीं होती, सिर्फ कार्ड होता है, और उसमें जब रीडर जो है वहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकता है तो इसमें ऊर्जा जनरेट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये ऊर्जा जनरेट करता है और फिर अपना सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो ये पैसिव हो गया। एक्टिव में हमेशा बैटरी रहती है और वो कंटिन्यूसली सिग्नल भेजता रहता है, रीडर उसको कैच करता रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पोर्शन। बाकी डिटेल में हम लोग आगे जब अपना सिलेबस कवर करेंगे तब कर लेंगे। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान हो गया PSLV और ये हो गया GSLV, ठीक है। इनमें हमें डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस जो देखिए, PSLV जो है भारत का सबसे सफलतम रॉकेट प्रक्षेपण यान है, ये सबसे सफलतम रॉकेट है, ठीक है। इसमें जो है 4 स्टेज का ईंधन होता है। पहला होता है सॉलिड, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। ये 4 स्तरीय ईंधन होता है इसमें, प्रणोदन ईंधन जो होता है वो। उसके बाद में इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता
कितनी होगी? अगर कोई सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालना है, जो नीचे होती है 600 से 800 के किलोमीटर के पृथ्वी से धल से जो है 600-800 किलोमीटर के बीच में, वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसकी है 1750, ठीक है। लेकिन अगर भू स्थिर कक्षा में लाना है तो उसकी सिर्फ 1400 किलोग्राम तक है, ये किलोग्राम है, ठीक है। तो इसकी इतनी क्षमता हो गई। उसके बाद में ये जो है सफलतम है, और इसमें जो प्राय ऐसे उपग्रह लॉन्च होते हैं वो होते हैं, एक तो रिमोट सेंसिंग वाला, रिमोट सेंसिंग, और एक जो होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होते हैं ना, उसमें वो वाले उपग्रह हम लोग इससे, जिससे अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी मतलब इनका मैपिंग वैपिंग नहीं होता, जैसे कोई खनिज की मैपिंग के लिए है या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उपग्रह जो भेजे जाते हैं, वो वाले उपग्रह हम लोग, या कोई जासूसी उपग्रह भी हो सकते हैं, वो उपग्रह हम लोग PSLV से प्राय लिखना है इसके आगे, प्राय या सामान्यतः, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से, हो सकता है GSLV भी भेजना पड़े अगर भारी होगा। तो ये इधर जो GSLV का जो ईंधन होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, और फिर होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक जो है वो न्यून ताप पर ईंधन को स्टोर करते हैं, 0 से बहुत कम नीचे तक, तो वो ईंधन जो है अच्छा थ्रस्ट देता है और इसको पावरफुल बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा जो क्षमता है, क्षमता में लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसकी क्षमता हो जाती है 5000 किलोग्राम, 5 टन तक के वजन को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ये ले जा सकता है। और GEO में जो इसकी हो जाती है वो होती है 2500 किलोग्राम भू स्थिर कक्षा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। तीसरा जो है वो है इसमें जो है प्राय कौन से संचार उपग्रह, संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। अभी इसमें गगनयान को, जो बहुत भारी उपग्रह होगा, उसको भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित किया जाएगा, लेकिन भेजा किससे जाएगा? इससे, और ये GSLV Mk2, ठीक है। और लिखना है तो इसमें जो है 6 स्टेप ऑन बूस्टर लगे जाते हैं, इसमें 4 लगे हुए हैं। 6 स्टेप ऑन बूस्टर जो है ठोस सॉलिड, ठोस ईंधन वाले हैं, इसमें लिक्विड वाले हैं, तो थोड़ा बहुत ये लिख सकते हैं। और इसका जो है डिफरेंस, नाम में डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो ये हमारा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ 2 या 3 अंतर लिखने हैं। आ जाते हैं हमारे मॉडल आंसर पे। मॉडल आंसर है मुख्यतः भूप्रेक्षण सुदूर संवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण में उपयोग होता है, ठीक है। मुख्यतः लिखा है, यहाँ पे भी प्राय लिख दीजिए, प्राय संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण इससे होता है, ठीक है। इसमें भी 4 चरणीय प्रणोदन तंत्र होता है, ठोस द्रव ठोस द्रव, और इसमें त्रिस्तरीय प्रणोदन ईंधन जो होता है वो होता है। फिर क्षमता का हमने डिफरेंस लिख दिया और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हमें तैयारी करनी होगी, और हम जब तैयारी करते हैं तो कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिए, और इस तरह से कि उनमें अंतर, उनकी जो है सामान्य परिभाषा, एटलीस्ट हम वो तो कवर करें, ठीक है। हमें जो भी करंट का मैंने बोल ही दिया कि करंट में जो भी चीज़ प्रचलन में है उन चीज़ों के बारे में हम अपने नोट्स में कवर करते रहें। और इसी के साथ अगला जो 5 नंबर का और 10 नंबर के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। और आपसे फिर से एक निवेदन है कि आप जो है 5 और 10 नंबर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन RPSC की साइट से डाउनलोड करके पेपर, और उनका आंसर लिखने की ट्राई कीजिए, और फिर यहाँ से मिलान कीजिए कि जो मतलब मॉडल आंसर हम लोग दे रहे हैं उनमें हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी तैयारी भी होगी और क्वेश्चंस की समझ भी आएगी। वो क्वेश्चन आप आगे जो है कभी भी कहीं पे भी आएगा, या उस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आ गया, मान लीजिए RPSC ने रिपीट कर लिया, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ट्राई करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।